मंत्री अमित शाह एक एक करके तमाम सवालों का जवाब दिया। कहा तमाम ह्यूमन राइट के चैंपियन ये बताएं दुनिया के अंदर कौन से ऐसे देश हैं जिसमें आप एक भारतीय नागरिक को लेके जाएंगे और उसको वहां पे नागरिकता दिलवा देंगे। साथ ही साथ मुसलमानों की भावना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा, उनकी नागरिकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा, लेकिन जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जो प्रताड़ित ईसाई हैं, जो प्रताड़ित बौद्ध हैं, जो प्रताड़ित पारसी हैं, वो अगर भारत नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। खास तौर पर हिंदू और सिख। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ संबित पात्रा हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मेरे साथ इस चर्चा में वसीम रिजवी साहब जुड़ रहे हैं, मेरे साथ असीम वकार हैं, तस्लीम रहमानी हैं, मेरे साथ टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं खालिद अब्दुल्ला साहब। आपका स्वागत है, कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं खालिद आपकी बात आता हूं, टीएमसी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी मांगा था लेकिन वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिला। अब आगे जानकारी आएगी उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर का क्या होगा। आप लोग क्यों कह रहे हैं कि ये बिल जो है, असीम वकार भी मेरे साथ है एआईएमआईएम के, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। दो पॉइंट बताइए, ये बिल कैसे मुसलमानों के खिलाफ है, कैसे आपकी नागरिकता पर इसका असर पड़ेगा, बताइए। मैं आसाम से आता हूं और आपको पता है इस वक्त आसाम जल रहा है। आसाम के हर जिले में आंदोलन हो रहा है ये कैब के खिलाफ। ये और अभी अभी मुझे खबर मिला 10 जिला में सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। जो 10 जिले में सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया, एक भी जिला मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया नहीं है। इसमें मुस्लिम डोमिनेटेड हिंदू, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन आपको हो गया। खालिद अब्दुल्ला से मेरा सवाल था। नहीं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, होल्ड करिए, मुझे पता है आप कहना चाहेंगे कुछ, सदन में भी कल आपने बोला, लेकिन खालिद अब्दुल्ला से मेरा सवाल है टीएमसी से। खालिद अब्दुल्ला, अमित शाह ने बोला आइडिया ऑफ इंडिया, मुझे आप लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं पैदा यहाँ हुआ, मरूंगा भी यहाँ पर। खालिद अब्दुल्ला, खालिद अब्दुल्ला। अमित देवगन जी, पहले मैं ये बता दूं कि अमित शाह और मोदी ने जिस तरह से संविधान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश कर रहा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा नाम कम से कम खालिद अब्दुल्ला नहीं, खालिद इबादुल्ला है, वो तो ना करें। दूसरी बात रही कि संविधान के विरोध करने वालों को, संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों को, और खास तौर से मैं समझता हूं लोकतंत्र के नींव को ढीला करने वाले लोग को, जिस तरह से ममता बनर्जी ने विरोध शुरू किया था और आज भी वो विरोधिता कर रही हैं, इससे यह समझ में आता है धीरे धीरे अमित शाह के अंदर में संविधान को ताक पे रख दिया गया। लेकिन आप बड़ा खुलासा देखिए, पाकिस्तान अमूल की पत्रकार नायला इलायत का मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूं, लेकिन आज मैं बताता हूं ये बिल लाने की जरूरत इस देश में क्यों पड़ी है। ये सुनिए, कराची से 14 साल की ईसाई लड़की का अपहरण होता है, ये सुनिए आप भी। खालिद अब्दुल्ला और तमाम वो चैंपियन जो आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। हर दूसरी बात के लिए जहां लोकतंत्र खतरे में आता है, लेकिन उसी लोकतंत्र के मध्य में उसी सदन में बहस हो रही है इसके ऊपर। जबरन इस्लाम कबूल करवाकर शादी करवाई गई, अपहरण करने वाले अब्दुल जब्बार से शादी कराई गई, धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट लड़की के परिवार को भेज दिया गया, शादी का सर्टिफिकेट भी लड़की के परिवार को भेजा गया। कराची में 8वीं क्लास की छात्रा है हुमा यूनुस, अपहरण करके उसे डेरा गाजी खान ले जाया गया, वहीं जबरन धर्म परिवर्तन कराया और शादी कराई। ये एक ईसाई मूल की लड़की के साथ हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आपको अपनी पूजा पद्धति की भी इजाजत नहीं है। हम बात बहुत दूर की करते हैं। अमित शाह राज्यसभा में बोल रहे, सीधा उनको सुनते हैं। मैं 72 साल नहीं बोला, 70 साल बोला, और 70 साल से जो बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं उनके लिए कानून पहली बार हम लेकर आए, इसलिए मैंने कहा, और एक लार्ज रेफरेंस में कहा है, इसको एकदम संख्या वगैरह में मत पकड़िए आनंद जी। दूसरा, सुखेंदु रॉय जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को डिटेंशन कैंप में, किसी को डिटेंशन कैंप में नहीं जाना पड़ेगा। सीएबी में नागरिकता देना है, जो नेचुरल डिटेंशन कैंप बन गए हैं रेलवे के आसपास और खुली बस्तियों में, वो बेचारे अब अच्छे घर में रह पाएंगे, ऐसी व्यवस्था होगी, किसी को डिटेंशन कैंप में नहीं जाना पड़ेगा। मैं स्वपन दास जी को कहना चाहता हूं, आपने बड़ी मर्यादा से कहा, आप थोड़े शिष्ट के साथ बोलने वाले व्यक्ति हो।
सबका लिहाज करते हुए, पर मैं स्पष्टता से मंत्री जी, कहना आप चाहता हूं कि बंगाल मंत्री जी कृपया मेरे ओर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बंगाल समेत सारे देश के अंदर सिटीजनशिप है। और श्री जावेद अली खान ने कहा कि नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ उसमें अफगानिस्तान कहां से आता है। मान्यवर, अफगानिस्तान जब पहले भारत की सीमाओं पर था तब वहां की परिस्थिति अलग थी। बीच में एक इस्लामिक स्टेट आने के कारण वहां की भी धार्मिक माइनॉरिटी पर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। इसलिए अफगानिस्तान को भी, क्योंकि हमारी 130 किलोमीटर की सीमा सटी हुई है, इसमें समाहित किया है। श्री बाजवा जी, as an exception, I am not going to make any exception here after. ओके सर, थैंक यू सर। Please ask. उस पर जवाब दे रहे थे। समित पात्रा भी मेरे साथ हैं और असीम वकार में काफी भिड़ंत हो गई। मैं चाहता हूं कि आखिरी हमारे पास 9-10 मिनट है तो उस पर हम लोग बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखें, क्योंकि बार बार समित पात्रा बात हो रही है कि आप संविधान को तोड़ रहे हैं जब आप सीएबी लेकर आ रहे हैं। देखिए, जहां तक आज अमित शाह जी का लगभग 1 घंटे का पूरा ये वक्तव्य रहा है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने टेक्निकल पॉइंट्स को भी एड्रेस किया और किस प्रकार की हिपोक्रेसी कांग्रेस पार्टी की रही है। जब वो सत्ता में थे तो डिमांड करते थे सिटीजनशिप बिल का, और किस प्रकार आज वो एक्सपोज हुए, इन सब विषयों में बताया। आर्टिकल 14 पे बिल्कुल विस्तार के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कोट करते हुए, और कुछ जजमेंट्स रामकृष्ण दालमिया वर्सेस जस्टिस एसआर तेंदुलकर, उसमें जिस प्रकार से रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की गई, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की बात की गई, पैरिसन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सारे केसेस को दिखाते हुए अमित शाह जी ने सिद्ध किया कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं। ठीक है, मैं सीधा खुला हुआ है, ये सारे लोग जा सकते हैं। जी, मैं सीधा अब मैं बाकी लोगों को भी मौका देता हूं। तस्लीम नवानी, आपका चांस है। नेहरू लियाकत पैक्ट की यहां पर बात हुई और नेहरू लियाकत पैक्ट के बाद कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, मुझे आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन यह भी इस देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब इस देश का बंटवारा हुआ तो वो बंटवारा किस बिना पे हुआ। गोवालकर के और सावरकर की बिना पर हुआ बंटवारा। कौन नहीं जानता इस बात को। टू नेशन थ्योरी उन्होंने दी थी, आज उसका रिवाइवल कह रहे। और ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मुसलमान तो एक छोटा पार्ट है जो उससे इफेक्टेड होंगे। मुसलमानों के खिलाफ भारत कैसे के खिलाफ साबित करिए ना, आप साबित करिए मुसलमानों के खिलाफ कैसे रवानी साहब। मैं तो कह रहा हूं ये भारत के खिलाफ है। कैसे? भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ कैसे? है। भारत का संविधान रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता किसी लेवल पर भी, और ये इसमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने कल भी कहा था कि अगर ये बिल कहता कि हम रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को अपने नेबरहुड से आफ्टर स्क्रूटनी अपने मुल्क में सिटीजनशिप देंगे, अगर बिल ये आता तो मुझे यकीन है कि इस मुल्क में कोई इस पे आपत्ति नहीं करता। लेकिन जो बिल की लैंग्वेज है वो अमित शाह जी की लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है, इसलिए भारत जल रहा है आज। और ये भारतीय जनता पार्टी को आज कहा जा सकता है बिल्कुल खुले तौर पर कि भारत जलाऊ पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, सुशील पंडित, बीजेपी तो भारत जलाऊ पार्टी होगी। ये बिल भारत की मूल भावना के खिलाफ है। मुसलमान तो छोटा टारगेट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मौजूदा मुसलमान टारगेट कहां पर है। ये तो पाकिस्तान गले लगाऊ पार्टी है। आपके पैनल पर कुछ पाकिस्तान परस्त और कुछ इस्लाम परस्त लोग हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है। मैं उन्हें पाकिस्तान के एक शायर का शेर सुनाता हूं। फैज का शेर है, वो बात फसाने में जिसका जिक्र तक न था, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। इस बिल में मुसलमानों को लेकर के कोई बात ही नहीं है। वो बात जो जिसका फसाने में जिक्र ही नहीं है, वही तो मसला है। हाँ, अच्छा, दिक्कत यही है आपको। आप वही खोद के चस्पा कर रहे हैं कि साहब मुसलमान के लिए बहुत जबरदस्त जोखिम है, मुसलमान के लिए बहुत जबरदस्त मुश्किल है, और उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। पूरे बिल में इस्लाम शब्द नहीं है, मुस्लिम शब्द नहीं है, वो उसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सिटीजनशिप के ऊपर कोई मुश्किल नहीं है। आपको वही सबसे ज्यादा चुभ रही है, और आप चाहते ये हैं कि जो सताए हुए लोग हैं, आपके बीच में कोई नहीं बोला। सुशील पंडित आपके बीच में नहीं बोले। मूल भावना जिसके खिलाफ है, इनके पास भावना नाम की चीज ही नहीं है, चाहे वो मूल हो या निर्मूल हो। प्रॉब्लम यही है, आप चाहते हैं कि उन सताए हुए लोगों के पीछे पीछे वो लोग भी चले आए भारत में जिन्होंने उन्हें सताया है।
अफगानिस्तान में जिन्होंने सताया है, पाकिस्तान में जिन्होंने सताया है, बांग्लादेश में जिन्होंने सताया है, वो वाले लोग भी सताए गए लोगों के पीछे पीछे भारत में आ जाए, ये नहीं होने दिया जाएगा। आप लोगों को नहीं, तस्लीम रमानी, आज इस पर बहस हो जाए, आज इस पर बहस हो जाए और इसी बहस के लिए आपको आमंत्रित कराए। आप कह रहे हैं कि नहीं सताया गया, पाकिस्तान में नहीं सताया गया, अफगानिस्तान में नहीं सताया गया। अरे आप कैसी बात करते हैं? आप कहते हैं हिंदुस्तान उनके साथ है, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है। नहीं, मुझे आना पड़ेगा, अमीश भाई, मुझे आना पड़ेगा, नहीं, मुझे यहाँ आना पड़ेगा। असीम भाई, मुझे यहाँ, अमीश भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिए। इस प्रकार से नहीं होगा, ये नहीं चलेगा कि एक ही आवाज चलती रहेगी। हमारे सरकार के ऊपर आक्रमण हो रहा है, मुझे इसका जवाब देना है। अमीश भाई, आप मुझे 10 सेकंड का मौका दीजिए जवाब देने का। ये इनकी आवाज जरा कम करिए, ये बहुत देर से चिल्ला रहे हैं, मुझे मौका दीजिए, सुनना पड़ेगा जवाब। मुझे मौका दीजिए, इनकी आवाज को कम करिए, बहुत कम समय है, मुझे जवाब देना है। देखिए अमीश भाई, अभी यहाँ पर तस्लीम की आवाज को कम करिए, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। अमीश भाई, अभी यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई, अभी ये बहुत बड़ी बात कही गई। अभी यहां पर तस्लीम रहमानी ने कहा हिंदुस्तान तो ऐसा देश है जहां जय श्री राम का नारा लगा के मुसलमानों को लिंचिंग कर दिया जाता है और 150 मुसलमानों को लिंचिंग किया गया है। तो फिर आप क्यों पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से मुसलमानों को लाना चाहते हो? अगर यहां मुसलमानों को मार दिया जाता है, मुसलमानों को लिंचिंग कर दिया जाता है, मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान यहां सुकून से नहीं रह सकता है, तो आप क्यों चाहते हो कि इन देशों से भी मुसलमान हिंदुस्तान में आ जाए? आप क्यों चाहते हो? बताइए। मुझे कष्ट होता है कि इन जैसे लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान के चरणों में गिरते हैं, पाकिस्तान का गाते हैं। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ये अन्न जो आप खाते हो, ये पानी जो आप पीते हो, ये हिंदुस्तान का है और यहाँ प्रवक्ता बन के पाकिस्तान के बैठे हो। का जिक्र नहीं करोगे बेशरम लोग। अमीश देवगन स्कीम का जिक्र नहीं करोगे, जिसको उड़ीसा में बाबू बजरंगी तो इतना खराब देश है हिंदुस्तान, तो आप यहाँ मुसलमानों को क्यों लाना चाहते हैं? बाबू बजरंगी एक नाम होगा, लेकिन नहीं, बाबू बजरंगी एक नाम होगा, मुसलमानों को नहीं है, लेकिन आप पूरे देश को उसके साथ तामील कर देंगे और आप बोलेंगे सुनते रहेंगे। सर निकल गया वो वक्त जब सुनी जाती थी ये बातें। आप लोगों ने मजाक बना रखा है इस मुल्क को, ये आप लोगों ने मजाक बना रखा है। भारत का इतिहास 1947 से आप लोग देखते हैं, सड़कों पे लोग उतर आए हैं। रिजवी साहब एक सेकंड कर रहे हैं। ना तस्लीम रमानी, गलत बोला आपने। लिंचिंग होती है भारत के अंदर। वसीम रिजवी साहब 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बात कहते हैं, तब किसी को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब मोदी सरकार बिल लेके आती है तो तूफान खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान और भारत को कंपेयर किया जाता है। पाकिस्तान में तो पूजा पद्धति नहीं कर सकते अपने हिंदू, सिख और ईसाई, मार दिया जाता है उनको। ये जो देखिए, जो ये बिल के खिलाफ प्रोपोगंडा हो रहा है वो सिर्फ कांग्रेस का किया हुआ प्रोपोगंडा है। ये बात पूरी क्लियर हो चुकी है। अभी इतनी देर से अमित शाह जी की हम लोग ने तकरीर सुनी है, उन्हीं ने अपने भाषण में साफ ये बात कह दी कि हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, किसी की सिटीजनशिप ले नहीं। पर मुसलमानों में डर का माहौल बना रही है कि बीजेपी सरकार, सीधा सवाल तो आपसे। मुसलमानों को डराने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, सदन के जरिए कर रही है, राज्यसभा के जरिए कर रही है और सड़कों पर आकर किराए के लोगों को इकट्ठा करके प्रदेशों में इस तरह के प्रदर्शन करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि साहब यहां पर संविधान के साथ में खेल हो रहा है, यहां पर मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है। बड़ी खबर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिलेक्ट कमेटी के पास बिल जाएगा नहीं जाएगा उस पर इस समय लाइव वोटिंग हो रही है। मैं आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहा हूं। राज्यसभा के सिलेक्ट कमेटी के पास बिल जाएगा ही नहीं जाएगा उस पर वोटिंग हो रही है। यह अहम संशोधन होता है। अगर यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाता है तो सरकार को झटका लग सकता है, यह बिल रुक सकता है। यह बड़ी खबर मैं आपको इस समय ताजा अपडेट के साथ बता रहा हूं, क्योंकि अब इस पर वोटिंग जारी है। सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा नहीं जाएगा बिल। अगर यह पड़ाव पार होता है तो बिल का पास होना लगभग तय हो जाएगा। लगभग तय हो जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैं सीधा रुक करता हूं उन लोगों का जो कि विरोध कर रहे हैं इस बात का। असीम वकार, रिजवी साहब को आपने सुना। रिजवी साहब कह रहे हैं कि बेसिकली विरोध सिर्फ नाम का विरोध है, काम का विरोध नहीं है ये।
देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश हैं, मैं मानता हूं इस बात को। आपने कहा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी के देश हैं वहां की माइनॉरिटी को आप लेंगे, तो चाइना, म्यांमार ये दोनों गैर मुस्लिम मेजॉरिटी के देश हैं। यहाँ जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे थे उसकी भी आप बात करते तो जुड़ा हुआ है। आप पूरे बिल को पढ़िए और सुबह अगर से आप आपको चर्चा भी देखना चाहिए था। आप इंसानी फैसले को अगर आप इंसानियत की जो तरह सोचते देश हैं, हमारे देश के पार्टीशन, ये अभी पूरा अगर बिल अमेरिका में पार्टीशन के सीरिया से संबंध कोई में रिश्ता नहीं है। है। इसलिए आपको बिल के विषय में पता होना एक चाहिए। सेकंड, रिजवी साहब शांत रहिए आप। अमेरिका में सीरिया से कोई रिश्ता नहीं है। में हिंदुओं को जो उनका अमेरिका में एक सीरिया से कोई रिश्ता नहीं जी है। जी रिजवी साहब, मैं आपको मौका लेकिन दूंगा। ओबामा ने सीरिया के लोगों को लिया। तो आप क्या चाहते हैं? सीरिया से भी मुसलमान इधर आ जाएं, सऊदी अरब से भी आ जाएं, चाइना से भी आ जाएं, म्यांमार से भी आ जाएं। आप ये असीम वकार, थोड़ी देर पहले तो आप लोग कह रहे थे कि 2 दर्जे का नागरिक बना दिया है, उसके बाद दुनिया भर के मुसलमानों को सबसे ज्यादा शांति प्रिय जो जगह है वो हिंदुस्तान ही मिलेगी। वो क्या होगा? असीम वकार, एक सेकेंड खालिद साहब, एक सेकेंड। देखिए, मैंने आपसे जो कहा, देखिए कनाडा में जाके नेशनलिटी ले रहे हैं यहाँ के लोग, तो कनाडा का रिश्ता हिंदुस्तान से कोई पार्टीशन का नहीं है। अमेरिका में सीरिया के लोग, बाकी जगह के लोग जाके बिल का आधार पार्टीशन है ना। और रेफ्यूजी बन के जाना परसिक्यूशन के लिए, आप दोनों विषय समझ पा रहे हैं। इंसान हैं, नहीं पर नहीं भैया, नेशनलिटी परसिक्यूशन के कारण नहीं ले रहे लोग। विषय को समझ के बोलिए ना असीम वकार, ये बिल के आधार पार्टीशन है। और अगर आप इंसानों की तरह नहीं सोच रहे हैं तो फिर तय कर लीजिए अपने आप को आप क्या हैं। जी सुशील पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता जानती है आप क्या है, इसलिए कुछ तय करने की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड सब सुशील पंडित, ये समझना नहीं चाहते हैं। दिक्कत सिर्फ यही है, ये चाहते हैं कि यमन के लोग भी आ जाएं क्योंकि वहां पर सऊदी अरेबिया बमबारी कर रहा है। ये चाहते हैं कि स्वात में जो पाकिस्तान हवाई हमले कर रहा है उससे बच के भी लोग यहीं आ जाएं। तो फिर पाकिस्तान बनाया क्यों था? बांग्लादेश बनाया क्यों था? कमाल करते हैं आप। इस मुल्क को तोड़ने के लिए भी आगे होंगे, और फिर इस मुल्क में आप बना लेने के लिए भी आगे होंगे। आसिम वकार के पुरखों ने नहीं बनाया था। जी हाँ, सुशील पंडित के लोगों ने बनाया था। बिहार में मुस्लिम लीग को सुशील पंडित के लोगों ने बनाया था, आसिम वकार ने नहीं बनाया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितनी जीती थी मुस्लिम लीग, देख लीजिए। 28 में से 28 सीटें मुस्लिम लीग जीती थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। तमिलनाडु के मुसलमान ने, आंध्र के मुसलमान ने, बिहार के एक करके बोले, यूपी के मुसलमान ने, शांत रहिए। हिंदुस्तान में आप क्या बात कर रहे हैं आप? सिटीजनशिप इतना भी झूठ मत बोलिए। पूरी की पूरी गंगा बेल्ट के मुसलमान ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। आकर के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को विनती करनी पड़ी थी, हाथ जोड़ने पड़े थे कि मत कीजिए, उसके बावजूद किया था। लाल किले पे तकरीर सुन लीजिए मौलाना आजाद की। इतने परेशान घूम रहे थे वो, एक जगह से दूसरी जगह मारे फिर रहे थे। 1.5 वोट नहीं मिला उनको पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में। पंजाब में, बंगाल में, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, सेंट्रल प्रोविंस में, विंध्याचल में, नागपुर में, आप कहीं का भी उठा के देख लीजिए वोटिंग पैटर्न। मुस्लिम लीग सब जगह जीती जहां जहां पर मुस्लिम इलेक्टोरेट थे। आप कह रहे हैं कि मेरे पुरखों ने नहीं बनाया, तो किसने बनाया? हम लोगों ने बना के दिया पाकिस्तान। झूठ बोलते हैं आप। अभी तो 70 साल नहीं हुए हैं, 20 साल और चले जाएंगे, आप कहेंगे कि पाकिस्तान कभी हिस्सा ही नहीं था इस देश का। बड़ी खबर, सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव गिर गया है और यहां पर सिलेक्ट कमेटी के पास अभी बिल नहीं जाएगा, यानी लगभग तय है कि बिल पास करा ले जाएंगे अमित भाई शाह। ऐसी लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं आप, क्योंकि ये लगभग स्पष्ट है कि अमित शाह बिल को पास करे ले जाएंगे, यानी सरकार का बिल नहीं गिरेगा, सिलेक्ट कमेटी के पास ये बिल नहीं जा रहा। मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। लाख विरोध आप लोगों ने करा, शिवसेना को भी आपने अपने साथ ले लिया, जो भी आप, क्योंकि कल शिवसेना ने लोकसभा में समर्थन किया, आज शिवसेना कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई इस बिल के विरोध में, लेकिन फिर भी यह बिल गिर गया आज। यानी संशोधन सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं जाएगा, बिल सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं जाएगा। बताइए। इनकी सबसे बड़ी हार हो गई, अब क्या बताएंगे? जी अब्दुल खालिक मेरे साथ
फिलहाल मौजूद नहीं है, वो डिबेट पे नहीं है मेरे साथ। सीधा मैं रुक करता हूँ असीम वकार का। असीम वकार, योर रिएक्शन टू इट। असीम जी, असीम जी आवाज आ रही है आपके पास? नहीं सुन पा रहे। तस्लीम रेमानी, बिल गया तो गिर गया तो क्या हो गया, यहां पर गिर गया, अभी वहां भी गिर जाए, गिर जाने दीजिए। मैंने कहा ना भारत जलाओ पार्टी है, मैं कह चुका हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला दिया था वैसे ही कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट भी दे दे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमको भारत को बचाना है, और अगर ये बिल पास हो गया और अगर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट ने भी पास कर दिया, नहीं तस्लीम रेमानी, अपने आप से भारत को बचाना चाहते हैं। बचाना किससे चाहते हैं? नहीं, भारत को किससे बचाएंगे? उन शरणार्थियों से जो 40 साल से 70 साल से सड़क पर हैं, उनसे बचाएंगे? भारत को भारत जलाओ ये वहाबी सोच से बचाना भारत को, भारत जलाओ पार्टी से तस्लीम रेमानी, आरएसएस से बचाना है भारत को, आरएसएस से बचाना है। जी जी, आप देखिए सन 69 वाला मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो गया, नॉर्थ ईस्ट में शुरू हो गया, आग लग गई, पॉपुलर फ्रंट बचाएगा, एसडीपीआई बचाएगी। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे, हम बचाएंगे, भारत बचाने। शिवसेना जिसने कल बिल के पक्ष में वोट डाला था, लेकिन आज उसने वॉकआउट करा है। शिवसेना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, शिवसेना ने वॉकआउट करा, सिलेक्ट कमेटी के भेजने का प्रस्ताव गिर गया है। शिवसेना ने बड़ा यू टर्न लिया है, बड़ा या फिर कहें एक टर्न अराउंड करा है। कल बिल के साथ में थे लेकिन आज वॉकआउट करा है। संबित पात्रा, देखिए अमीश जी, मैं बड़े ध्यान से अभी तस्लीम रहमानी जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि चलो पार्लियामेंट में पास हो गया तो हमें पार्लियामेंट को हराना है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी वैसी जजमेंट दे देगी मगर फिर भी हम हिंदुस्तान को बचाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट खराब है, पार्लियामेंट खराब है, बस कुछ बढ़िया है तो इनका पाकिस्तान ही बढ़िया है। क्योंकि अभी इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में प्रताड़ना नहीं होती, उससे अधिक प्रताड़ना तो हिंदुस्तान में होती है। मैं आज रिजवी साहब हैं कि नहीं पैनल में मुझे पता नहीं है, मगर मैं हाथ जोड़ के आज रिजवी साहब को नमन करता हूं। रिजवी साहब ने लॉजिक के साथ विषय को रखा, मगर मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे समस्त भारत के मुस्लिम बंधु आज देश के साथ खड़े हैं, मगर टीवी पे कुछ मुस्लिम बंधु आके जिस प्रकार से भारत के मुसलमानों की छवि को रख रहे हैं, ये हमारे देश की छवि को हर्ट करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं ऐसे लोगों को ना तो टीवी पे बुलाएं, मेरा सवाल की छवि के विरुद्ध में बोलते हैं, मेरा सवाल आपके पुराने सहयोगी पर है। बार पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं। मेरा सवाल आपके पुराने सहयोगी पर है। शिवसेना ने कल बिल के पक्ष में वोट डाला था लेकिन आज उन्होंने वॉकआउट करा है। वोटिंग से पहले वो वॉकआउट कर गए हैं बाहर, यानी बिल के पक्ष में नहीं है। नहीं, वो अच्छा, मुझे तो लगता है थोड़े दिनों के बाद वो राजनीतिक जीवन से ही वॉकआउट कर जाएंगे। ना इधर के, ना उधर के, ना किधर के भी नहीं है वो। और वो कह रहे थे कि बाला साहेब ठाकरे जी तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, अब प्रिंसिपल बदल गए हैं, अब हेडमिस्ट्रेस आ गई है। नई हेडमिस्ट्रेस है उनके स्कूल में, सोनिया गांधी उन हेडमिस्ट्रेस का नाम है। तो मैडम के कहने पर सब हो रहा है, थोड़े दिन में वॉकआउट ही कर जाएंगे वो। मगर देखिए ऑन अ सीरियस नोट, आपके शो में आज यहां पे तस्लीम रहमानी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को डेनिग्रेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए कहते हैं ऐसा तस्लीम रहमानी का रिएक्शन कोर्ट भी दे देगी। तस्लीम रहमानी पे भी उनका भरोसा नहीं, उनका भरोसा केवल पाकिस्तान पे है। ऐसे लोगों को हम चैनल पे यूरोजाइज क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को हम चैनल पे क्यों लाते हैं? जो लोग पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनके हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कहते हैं, ऐसे लोगों को हम चैनल में लाके अपने देश को छोटा क्यों दिखाते हैं? ये सवाल मेरा है। तस्लीम रहमानी पूरे देश को जलील कर रहे हैं। कैसे? अमेरिका कह रहा है कि इस देश के होम मिनिस्टर को वो वीजा नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है आप पूरी सरकार हमारे देश को जलील कर रही है, इस देश के पार्लियामेंट को आपकी भारत जलाओ पार्टी जलील कर रही है। अब आज अमेरिका फिर आप गलत बोल रहे हैं, फिर आप गलत बोल रहे हैं। अमेरिकी सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। वहां का एक छोटा सा ग्रुप कह रहा है, जैसे आप यहाँ पे बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है आपके कहने से? फर्क पड़ रहा है क्या? कुछ भी कहते हैं आप लोग। अमेरिका कह रहा है भारत के गृह मंत्री को हम वीजा नहीं देंगे और आप बहुत खुश हैं इस पर, और आप बहुत खुश हो रहे हैं डिबेट में। और आप बहुत खुश होने आप चवैया बांट रहे हैं इस पर। अफसोस जाहिर कर रहे हैं ये संबित पात्रा जैसे लोग और इनकी भारत जलाओ पार्टी जैसे लोग और ये सुशील पंडित जैसे लोग जो मारे फिर रहे हैं यहाँ दिल्ली की सड़कों पे, ये मारे फिर रहे हैं, जाते जलील कर रहे हैं पूरे देश को। आपकी मेहरबानी से मारे फिर रहे हैं हुजूर, आप जैसों की मेहरबानी से मारे फिर रहे हैं। आप जैसे और बढ़ गए तो इस देश का हर हिंदू मारा फिरेगा। आप जैसे लोगों की बात चल गई तो पता नहीं इस देश में भी मारे फिरने की नौबत आ जाएगी।
इसी बात से बचाना है इस देश को। अपनी हैसियत खुदा खैर करे, से पूछिए, खुदा खैर करे कि आपकी अभी इतनी हैसियत नहीं है, आपकी इतनी औकात नहीं है कि लोग आपकी वजह से मारे मारे फिरे पूरे देश में और चीजें ठीक होने लगी हैं। आप ही के जैसे लोगों का दौर चलता तो ये देश मारा मारा फिरता दुनिया में। यह हालत कर दी है आपने और आपकी सोच ने। तस्लीम रहमानी, उन कश्मीरी हिंदुओं से पूछे जो श्रीनगर में आज भी अमन के साथ रह रहे, क्या समझते हैं वो आपको? दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको, ढूंढते रह जाएंगे, मिलेंगे नहीं। बारे में कश्मीर में हिंदू ढूंढने पे नहीं मिलता है। कश्मीर में आपको उंगलियों में गिनने लायक नहीं मिलेंगे हिंदू। किस किस बात की, किस मेरे साथ चलिए, ख्याल में आप झूठ बोल रहे हैं, कभी गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, कभी गए हैं? 20,000 आपकी जो आदत है वो मुझ पे मत चिपकाइए। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वहां का रहने वाला हूं, आप झूठ मैं जानता हूं। आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, आपके साथ तो कोई ना चले। मुलाकात करा आपके साथ चलना मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, 2 कदम आपके साथ नहीं चलूंगा। आपके झूठ खुल जाएंगे, आपके झूठ खुल जाएंगे। आप बताइए कब गए थे कश्मीर? आप मैं आपको आप बताइए कहां मिले थे आपको हिंदू? कहां रहते हुए मिले थे आपको हिंदू कश्मीर में? 1 महीना नहीं गुजरा है कश्मीर से आए हुए। 10 नवंबर को श्रीनगर में था और पंडितों किस हिंदू से मिले हैं आप? और हरि पर्वत के मंदिर में पूजा होते अपनी आंखों से देख के आया। जी हाँ, तो क्या बात है, वहाँ पर मंदिर में कभी पूजा रुकी नहीं। मुट्ठी भर लोग हैं जो मंदिरों को चालू किए हुए हैं। आपने देखा मंदिर जी एक सेकंड मुझे समझ भी मेरे साथ है, क्या पहरा है उस मंदिर पर? है ना वहां पर? आपको क्या तकलीफ है? आप नफरत फैलाने के लिए दिल्ली की क्योंकि मंदिर जैसा पहरा हर शख्स को नहीं मिल सकता। यही कह रहा था, मंदिर जैसी तैनाती हर शख्स को नहीं दी जा सकती। वहाँ सिर्फ मंदिरों की हिफाजत के लिए तैनाती है, फौज है, जी वो मंदिर चल पा रहा है। सुशील पंडित, देखिए ये इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं है। इनको आप साक्षात सूरज दिखा देंगे, उसके बावजूद ये कहेंगे कि रात है, क्योंकि इन्हें वही कहने की ही रोटी मिलती है। इनका पूरा वजूद उसी पर मैसर है कि ये झूठ बोले, एक लाइन को बार बार दोहराएं, इससे लगे कि साहब वही सच है, या लोग सोचेंगे शायद उसमें कुछ तो सच होगा। ये मानने को तैयार नहीं है कि कश्मीर से हिंदू विस्थापित हो गया है और कश्मीर में नहीं रह पा रहा है। इन्हीं के भाई दूसरे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि चलिए मेरे साथ मैं आपको हिंदू दिखाता हूं कश्मीर में। यार शर्म करो, 30 साल हो गए हैं इस मुश्किल को, आप मानने को तैयार नहीं है। उसका हल कहां से करेंगे आप? और यही गाली दे रहे हैं। पूरे देश में ऐसे क्लस्टर्स हैं जहां से हिंदू पलायन कर रहा है, मानने को तैयार नहीं है। यही दिल्ली में आपकी नाक के नीचे ऐसे ऐसे मोहल्ले पैदा हो गए हैं जहां से हिंदू औने पौने में अपना मकान दुकान बेच के जा रहा है, मानने को तैयार नहीं है। यह मानसिकता है, यह दिमागों का जहर है जो आप सुबह शाम भरते हैं अपनी नस्लों में, और फिर वो नस्लें तैयार होकर के तशद्दुद करती हैं, अग्रेशन करती हैं, हिंसा करती हैं, जो आपकी भाषा में दिखाई पड़ता है। फिर आप कहते हैं कि कयामत कहां से आ रही है, फिर आप कहते हैं कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। खालिद साहब मेरे साथ है। खालिद साहब, जवाब जो सुशील पंडित ने बोला, हम सब जानते हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या स्थिति है अक़लियतों की, खासतौर पर सिखों की, ईसाइयों की, हिंदुओं की और बौद्धों की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब से बैठा हुआ हूं, मैं समझता हूं कि सैकड़ों शब्द मुझे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का सुनने को मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान की बातें करूंगा। आज हिंदुस्तान में बैठ के सीएबी का जो विरोधिता हो रहा है, ये अगेंस्ट आंदोलन आपके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां पे है, आसाम में वहां पे आंदोलन सड़कों पे उतर कर रहे हैं। त्रिपुरा में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, उसके लोग वहां पे उतरकर सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं। सांसद से लेकर सड़क में आंदोलन चल रही है, और फिर हम बातें कर रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से लेना देना क्या है? हम पाकिस्तान के हैं नहीं, हम पाकिस्तान की बातें क्यों करें? बार बार आप ये
और ये एक कश्मीर के बैठे हुए यहाँ मेरे भाई बोल रहे हैं कि ये लोग दहशत फैला रहे हैं। ये तो सीधे तौर पे मुसलमानों को गाली बकने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हम कभी नहीं हिंदुओं की गाली बकता, हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदू भाई हम आपस में लड़ाई झगड़ा करें। हमें तो हिंदुस्तान की बातें करनी होगी, हिंदू मुसलमान को एकता की बातें करनी होगी। लेकिन इनके मुंह से जैसे शब्द निकल रही है, मैं समझता हूं कि ये बंटवारे करने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों से हमें डरने की जरूरत है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज हिंदुस्तान में इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, इसका बारे में एक भी बिल नहीं आ रहा है। के बारे में एक भी बिल नहीं आ रहा है। पार्लियामेंट में बिल आ रहा है तो सिर्फ 3 तलाक का बिल आ रहा है, तो क्या हो गया? बिल आ रहा है तो नोटबंदी का, 3 तलाक से नोटबंदी का बिल नहीं आया था। जीएसटी से लोगों को टीएमसी के नेता को जवाब। रास्ते पे खड़ा रहेंगे, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, इसके बारे में अमीश भाई आपने कहते कि पाकिस्तान की बात सुनिए, टीएमसी साहब सुनिए, टेररिस्ट कंट्री है। हो गया साहब, सुनिए ना, मैं जवाब दे देता हूँ। अमीश भाई ठीक है अमीश भाई सुनिए, ठीक है अमीश भाई, आप मैं बोल लूं प्लीज जरा, कि मैं भी ऐसे ही बोलूं जैसे ये लोग बोलते हैं, ये चुप ही नहीं होते। मुसलमान वहां खालिद अब्दुल्ला कहीं पे कत्ल हो रहा है, कब से ज्यादा कोई आतंकवादी और दहशतगर्दी हो रहा है तो वो अफगानिस्तान। अमीश भाई ये तो पूरा ही चुप ही नहीं होते हैं, नॉनस्टॉप बोलते हैं, हम डरे हुए हैं। हिंदू वहाँ पे रिप्लाई के लोग को मारा जा रहा है। कैसे बोलूं, ये चिल्लाते रहे, मैं भी चिल्लाऊं या शांति से बोलूं? आपके ऑडियो आ रहा है। खालिद आपने अपनी बात को रखा। हाँ, आप ध्यान हटाने के लिए ये बिल लाके आ रहे हैं। देखिए अमीश भाई यहाँ ठीक है, देखिए अमीश भाई ये सारा हंगामा क्यों बरपा है? ये सारे लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से मुसलमान है, अफगानिस्तान से मुसलमान है, बांग्लादेश से मुसलमान है, उसको भी सिटीजनशिप दे दिया जाए, क्योंकि वहां वो लोग परसिक्यूटेड हो रहे हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो वहां पर कोई मुसलमान परसिक्यूटेड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री है, तीनों अल्लाह को मानते हैं, उनकी स्टेट भी अल्लाह को मानती है और सारे लोग अल्लाह को मानते हैं जो मेजॉरिटी में है। अगर अहमदिया और सिया के विषय में कह रहे हैं तो वो दोनों सेक्टेरियन वायलेंस, नॉट रिलीजियस परसिक्यूशन के हिस्सेदार है। वो सेक्टेरियन वायलेंस है, वो रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं। मगर इनके हिसाब से चले तो कल को अगर हाफिज सईद, क्योंकि हाफिज सईद अभी कुछ दिन पहले जेल गया था, तो हाफिज सईद अगर कहे देखो मेरे ऊपर तो बड़ा परसिक्यूशन हो रहा है, मुझे तो पाकिस्तान की सरकार जेल भेज रही है, मुझे नागरिकता दे दो हिंदुस्तान में, मैं परसिक्यूटेड हूं, तो ये लोग तो ऐसा भी नहीं होगा, खड़े हो जाएंगे। हाफिज सईद नागरिकता मांगेगा और हम दे भी देंगे, नहीं होगा। अरे नहीं, ये लोग चाहते होंगे उसको बुला, आप इनको कम करके मत आखिए। ये कुछ भी तो आप किसके लिए लड़ रहे हैं? तो आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप यही चाहते हैं ना कि वहां के मुसलमानों को सिटीजन दे दें। कैसे दे दे सिटीजनशिप भैया? कभी नहीं, हम पाकिस्तान की बातें ही करना नहीं चाहते हैं। नहीं है, जिस तरह से आप बोलिए, अगर हाफिज सईद बोलेगा कि मैं परसिक्यूटेड हूं तो आप यहाँ सिटीजनशिप दे देंगे उसको? आप सिटीजनशिप दे देंगे उसको? पाकिस्तान में प्रताड़ना होती नहीं है। आप भी कहिए पाकिस्तान में प्रताड़ना होती नहीं है। सोचने की जरूरत है। हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, बौद्धों के साथ बातें कर दोनों समुदाय के लोग को बांटने की कोशिश करें, ये कम करो, ये बंद करो। संबित पात्रा, खालिद, संबित पात्रा जवाब। देखिए अमीश भाई, ये सारा डिस्कशन 3 दिन से, एक दिन लोकसभा में भी हुआ और आज जो है राज्यसभा में, ये सारे डिस्कशंस के पश्चात वोटिंग हुआ है। वोटिंग के नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। जनप्रतिनिधियों ने अपने भावनाओं को टेक्निकली और बिल्कुल स्पष्टता के साथ आज जनता के सामने रखा है। जनता टीवी देख रही है। हिंदुस्तान के मुसलमानों से कुछ भी नहीं छीना गया है। ये जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम द्वैम दर्जे का सिटीजन इंडिया में हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये भड़काने की कोशिश की जा रही है। हम में से किसी को भड़कने की जरूरत भी नहीं है और शांतिप्रिय तरीके से इनको जवाब देने की आवश्यकता है। ये लोग केवल मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी के कारण इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। इनको कोई मुसलमानों से हमदर्दी भी नहीं है। ममता बनर्जी अभी चंद दिनों पहले ओवैसी को क्यों गाली दे रही थी? क्योंकि उनको लग रहा था ये मुस्लिम वोट का नया ठेकेदार कहां से आ गया? ये सारे ठेकेदार बने हुए हैं। ये मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बने हुए हैं। और चंद दिनों अच्छा, इसका भी जवाब सुन लीजिए। मैं इसका भी जवाब देता हूँ। आसाम और त्रिपुरा, अमीश भाई, चूंकि मुझे एक दूसरे चैनल में भी जाना है, मैंने वहां भी कमिट किया हुआ है, तो इसका जवाब देके मैं आप ही के अंग्रेजी चैनल में जाऊंगा, इसका जवाब देके जाऊंगा। तो अपने ही सरकार के लोग मैं इसका जवाब देता हूं। राज्य में आंदोलन, इसका जवाब देके अमीश भाई मैं आपसे अनुमति लूंगा। आप ही के अंग्रेजी चैनल में मुझे जाना है। ठीक है, सब टाइम गिवन, मेक योर पॉइंट। ठीक। अमीश भाई, जहां तक त्रिपुरा और आसाम का सवाल है, मैं आपको एक जवाब देता हूं। त्रिपुरा और आसाम में हिंदू मुस्लिम के नाम पे किसी प्रकार से प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं।
बिल्कुल जायज है। कुछ अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उनके कंसर्न्स हैं, और उनके कंसर्न्स के विषय में आज अमित शाह जी ने बात किया है। अमित शाह जी ने कहा 1985 में जब एनआरसी आया था उसमें क्लॉज 6 था, जिसमें कि असम के असामियत को किस प्रकार से उसकी निजता को प्रोटेक्ट किया जाए उसके विषय में लिखा गया था। मगर 35 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। अब जाके मोदी जी ने कमेटी बना के असम के असामियत को किस प्रकार से बचाना है काम किया है। ये जो सीएबी बिल आया है उसमें असम को असामियत की आप बातें करें, आप भी तो कहते हैं कि हम एनआरसी लाए हैं, ये फिर शुरू हो गए, ये फिर शुरू हो गए। आप तथ्यों के आधार पर बात करिए। तो स्वाभाविक रूप से ये जानते नहीं है कि आसाम की जो ट्राइबल बेल्ट है उसको किसी प्रकार से सीएबी इफेक्ट नहीं करेगा। इनर लैंड परमिट के भी जो क्षेत्र हैं, चाहे बाकी जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उस पर भी सीएबी का कोई असर नहीं आने वाला है। और हम बिल्कुल असम के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेंगे। कुछ लोगों को ये भड़का रहे हैं और कुछ लोग मुझे लगता है भ्रम की स्थिति में सड़कों पर आए हैं। हम बिल्कुल उनसे हाथ जोड़कर उनको समझाएंगे। 140 एनजीओ के साथ अमित भाई शाह खुद बैठ के उनसे बात किया है। उन्होंने 119 घंटे उन्होंने बातचीत की है और उसके बाद ये मसौदा तैयार किया गया है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा इसमें भ्रम की स्थिति हम पैदा ना करें। और अमीश भाई, अंत में मैं आपसे निवेदन चाहूंगा, क्योंकि 2 मिनट एक सेकंड जवाब आ रहा है, क्योंकि जवाब देना चाह रहे हैं खालिद साहब, टीएमसी के खालिद साहब। जवाब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं इनको ही सोचने की जरूरत है कि इनकी दोहरी नीति और दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट में सीधे से बिल लाया जा रहा है, जनता उसकी फैसला करेगी। तो जनता फैसला, आसाम की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके ही लोगों यहाँ पे उतरकर सड़क पर आगजनी कर रहे हैं, उनकी सरकार त्रिपुरा में आग लगा हुआ। 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला कि इन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन लाल कृष्ण आडवाणी थे, तब तकलीफ नहीं हुई। उससे पहले ममता बनर्जी तो खुद सवाल खड़ा कर चुकी है। पूछिए, इनकी दोहरी नीति और दोहरा ममता बनर्जी क्या कर चुकी है? ये लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान करके ये बैठ के मुसलमान तो आप लेकर आए, मुसलमान तो है ही नहीं। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ अमीश भाई निकालना हो तो उसमें 999 2000 में शांत होंगे तभी तो रिवोट करूंगा। पाकिस्तान और मुसलमान के शब्द व्यवहार करेंगे और एक शब्द डिबेट पे आते हैं। तो इनसे बोलिए ये कम करें। और ये मैं समझता हूँ भड़काऊ भाषा। मुसलमान तो आप ही लेके आए, आपके एक साथी इतना बौखला गए कि वो गाली देने लग गए। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो गाली देंगे आप? नहीं, कोई बात नहीं। बसने वाले उनको गाली देने दीजिए। नहीं वो अमीश भाई, कितनी वैल्यू नहीं, आप मुझे मौका दीजिए। मैं जो आपके अंग्रेजी चैनल में जी आप जाइए, सवाल फोन आ रहा है। अब देखिए, ये गाली दे कुछ भी करे, ये देखिए गाली दे कुछ भी करे, अमित शाह जी ने स्पष्टता के साथ समझाया है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी के हिपोक्रेसी और डबल स्पीक को भी एक्सपोज कर दिया है। 2003 में राज्यसभा में मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य, उससे पहले स्वयं किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि जो लोग प्रताड़ित है वो यहां आ जाए और हिंदुस्तान की सरकार उनके देखरेख करेगी, उनको नागरिकता देगी। और किस प्रकार से 14 नवंबर 1947 में कांग्रेस पार्टी का ही रिजोल्यूशन आया था जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने इसी प्रकार के सिटीजनशिप की बात की थी। आज कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यह सब वादे जो वो पहले करती थी उसको पूरा नहीं कर पा रही है। हम हिंदुस्तान के हक में खड़े हैं, हिंदुस्तान की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। ये चंद मुट्ठी भर लोगों के पाकिस्तान परस्त होने से हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है हमें इन्हें क्षमा करना चाहिए और हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए। बीर सिंह है जो नॉर्थ ईस्ट से लिख रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा। अमीश देवगुन, आपका जनता बहुत सम्मान करती है, आपका शो हम परिवार के साथ बैठकर देखते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान समर्थकों को बुलाकर आप कृपया करके देश का समय जाया ना करें। ये सिर्फ एक खास समुदाय को संदेश देने के काम में लगे रहते हैं। इस देश से प्रेम नहीं, सिर्फ उसका ढकोसला करते हैं। अंत में उन्होंने नमस्कार लिखा और बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि एक नॉर्मल डिबेट है, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन उसके बीच में अभद्रता आपने शुरू से आप करते हैं। उसके बाद जब आपके पास पॉइंट नहीं होता तो आप बताने की, आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिख प्रताड़ित नहीं है। यहां पर भी वही हाल होता है। आप निर्भया के साथ कंपेयर करते हैं तो एक तो इतनी ओछी सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप इसको प्रूव भी करना चाहते हैं तो डेटा के साथ करिए। डेटा के नाम का डी नहीं आपको आता। मैं सीधा रुख करता हूं सुशील पंडित का। सुशील पंडित,
why the fear is being developed in society, यानी डर को परोसा जा रहा है इस समाज के अंदर, देखिए उचक उचक के परोसा जा रहा है कि डरिए, ये बिल आ रहा है। मौजूदा लोगों का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, आपका, मेरा, हिंदू का, सिख का, ईसाई का, मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है इस पूरे बिल से। आप नागरिक थे, हैं और रहेंगे। अमीश जी, ये खौफ की फसल नहीं बोएंगे तो वोट की खेती कब काटेंगे? भेड़ बकरियों की तरह पूरे के पूरे समुदाय को हाँक के कैसे ले जाएंगे? इन्हें उनमें खौफ पैदा करना पड़ेगा, इसीलिए वो मुल्ला के शिकंजे में रहेंगे और इन सियासतदानों को जब मन चाहेगा इनकी ऊन उतार लेंगे भेड़ बकरियों की तरह। इस तरह इन्होंने पूरे के पूरे समुदाय को, पूरी की पूरी कौम को बरलगा के रखा है। इस देश के भी टुकड़े इसी तरह किए इन्होंने। पहले इन्हें कहा कि हिंदू के साथ नहीं रह पाओगे, इसलिए मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, और अब कहते हैं कि इसी मुल्क में आके रहेंगे जिस मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, यहीं आकर के पनाह लेंगे। ये तो दोनों तरफ से उस तरह के हजामत बनाने वाले लोग हैं, और इनसे मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कब पहचानेंगे इनको। ये इनकी साजिश रही है, ये इनकी पुरानी तरकीब रही है कि ये पहले खौफ पैदा करें कि ये खा जाएंगे, खौफ पैदा करें कि आप खत्म हो जाओगे, इस्लाम खतरे में है, अक़लियतें खतरे में हैं, और उसके बाद इनसे मनचाहा काम करवाएंगे। इसीलिए पूरी की पूरी कम्युनिटी को, पूरे के पूरे समुदाय को जाहिल बना के रखा है, पढ़ने लिखने नहीं देते, शिकंजे में कस रखा है मदरसों की पढ़ाई के, अच्छी तालीम नहीं लेने देते, अच्छी सेहत नहीं लेने देते, अच्छा काम नहीं करने देते, आए दिन छोटी छोटी बातों पे फतवे जारी कर देते हैं। वंदे मातरम से परहेज है, भारत माता की जय से परहेज है। यह हाल बना करके रखा है इन्होंने पूरी की पूरी कौम का, और फिर कहते हैं कि आप इस मुल्क में पता नहीं कैसा निजाम लाना चाहते हैं। नागरिकता संशोधन बिल पर इस समय वोटिंग चल रही है। मैं आपको ताजा अपडेट दे देता हूं। शिवसेना ने वॉकआउट कर दिया है। कल बिल का समर्थन किया था, लेकिन आज वॉकआउट कर दिया है, और अमित शाह ने भी अपनी जवाब में उस बात को कोट करा। मैं सीधा रुक करता हूं बाकी पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस चर्चा में खालिद साहब हैं। खालिद जी, मैं ममता बनर्जी को कोट कर रहा हूं। ममता बनर्जी ने तो खुद घुसपैठियों पर सवाल उठाए थे, तो अब पिछले कई वर्षों के अंदर, 1 दशक के अंदर घुसपैठिए बाहर चले गए या अभी भी है? अब्दुल्ला जी, मेरे साथ तमाम संवाददाता हैं जो शरणार्थियों के परिवार के साथ हैं। प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं दिल्ली। प्रियंका कांडपाल, आज इतिहास बनने जा रहा है। कुछ देर बाद ये बिल पास हो जाएगा और ये कानून बन जाएगा। क्या जो वहां पर आपके साथ शरणार्थी हैं वो क्या कह रहे हैं? मूड क्या है इस समय? जी अमीश, आपको पहले तो सीधी तस्वीरें दिखाऊं मैं। यहाँ पर नाच गाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सुबह से ही यहाँ पर कीर्तन भजन किए जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि इस बिल में किसी तरीके की अड़चन अब ना आए। तो जो पूरी इस बस्ती के बच्चे हैं, फिलहाल आपको यहाँ पर नाचते हुए नजर आएंगे। यहाँ तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि बिल का क्या होने वाला है। क्या उम्मीद है? बस नागरिक बन जाए, नागरिक बन जाना चाहते हैं? नागरिक बन जाए, सारे भी नागरिक बन जाए। कितनी उम्मीद है आपको आज के बिल से? हमारे को बहुत उम्मीद है आज के बिल की। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप? हमारे को नागरिक बनना है, और क्या चाहिए। नागरिक बनना है। और यहाँ आपको तस्वीरें अमीश में दिखाऊं तो आप देखेंगे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया है, जिसे लोकसभा में बिल पारित होने के बाद माला भी पहनाई गई है। यहाँ भजन कीर्तन का पूरा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आप थोड़ी ही देर में फैसला आने वाला है। का दिन है आज, हम बहुत खुश हैं। नागरिकता मिल रही है, हमारे को बहुत खुश है। आज भजन कर रहे हैं, आज सारे लोग सुन रहे हैं कि हम आज खुश हैं, बहुत खुश हैं। सुबह जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा एक बार बिल पास हो जाए तो खुशी दिखाऊंगा। अब क्या करेंगे? खुशी तो और भी, एक बिल पास है ना, 2 हो गए, बाकी एक और मैं नाचूंगा। ये नाचने की तैयारी पे अमीश, यहाँ पर तमाम लोग, यहाँ जो है बच्चे इस तरफ, महिलाएं हैं, पुरुष है, सबको उम्मीदें हैं कि ये बिल उनकी जिंदगी बदल देगा। सर जी, कितना
बहुत खुश है, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं खुशी का माहौल पूरे आदर्श नगर में है। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर कीर्तन भजन हो रहे हैं, राम को याद किया जा रहा है और वंदे मातरम के लगातार तो नारे ये दो अमीश यहाँ पर तस्वीरें आप लगते देख जा रहे हैं, एक तरफ पार्लियामेंट में वोटिंग चल रही है सुशील पंडित और दूसरी तरफ वंदे मातरम और भजन कीर्तन किया जा रहा है कि नहीं रुकना चाहिए ये बिल। मेरे साथ जावेद मंसूरी भी हैं, मैं सीधा रुख करता हूं रोहिणी दिल्ली का। जावेद मंसूरी, यहां पर भी बड़ी तादाद में लोग हैं, निश्चित तौर पर प्रियंका जो रिपोर्ट आदर्श नगर से दे रही है, रोहिणी की भी रिपोर्ट ऐसी है। देखिए अमीश, जब से हम यहाँ पर आए हैं लोग बेहद खुश हैं और तस्वीर पहले आपको दिखाऊं। देखिए खुशी में दीप जला रहे हैं, दीप जलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये वो तमाम पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं जिन्हें अब नागरिकता मिलने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर इनके हक में फैसला आ जाएगा। जो सीएबी है वो संभवतः पास ही हो जाएगा क्योंकि लगातार विपक्ष के बिल गिरे। और देखिए किस तरह से नाच गाना यहाँ पर चल रहा है और दिए लगातार यहाँ पर जल रहे हैं। ये देखिए तिरंगा इनके हाथ में है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं रोहिणी की। यहाँ हम बात करेंगे, बताइए कितनी खुश हैं आप आज ये बिल पास हो जाएगा? हाँ, बिल पास हो जाएगा तो बहुत खुश हम होंगे। अच्छा। सारी जनता हमारी खुश होगी। सारी जनता खुश होगी। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आज? बहुत खुशी है आज, नागरिकता मिल रही है आज, बहुत खुशी है, बहुत खुश हैं हम। हाँ बहुत। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप बताइए कितने खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए डांस कर रहे हैं और लगातार हम सुबह से यहाँ पे रिपोर्ट भी कर रहे थे। सुबह से ये खुशी इनकी देखने वाली है। तो ये तस्वीरों में आप देखते रहिए किस तरह से ये लोग जश्न में सराबोर हैं। उधर पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है। तो ये सुशील आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं इस पर? अमीश जी, मैं हैरान हूं, हिंदू संहार के ये विक्टिम्स हैं इस देश में, महीनों सालों से पड़े हुए हैं। महीने कम बोल रहे हैं आप, ये दशकों से पड़े हुए हैं। ये बार बार वीजा एक्सटेंड कराने के लिए बेचारे घूमते फिरते मारे फिरते थे। इनको दिखाई नहीं पड़ते, तस्लीम रहमानी जैसों को, वसीम वकार जैसे लोगों को दिखाई नहीं पड़ते। ये लोग, जो लोग अपनी आंखें नीचे बैठे हैं, जो लोग ये झूठ कह रहे हैं कि कश्मीर में अभी भी हिंदू हैं, उन लोगों की तो आंखों के सामने भी आ जाएं ये लोग, दिखाई नहीं पड़ेंगे। इनके सीने में कलेजा नहीं पत्थर है। ये मानवता का सिर्फ ढोंग करते हैं, ये सिर्फ मुद्दों को भुनाना चाहते हैं। पता नहीं किस एजेंडा के मारे हैं ये लोग, इनको न जाने क्या करना है इस देश में। इन्हें हिंदुओं की, सिखों की, बौद्धों की, जैनों की, क्रिश्चियंस की, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, बेचारों की चीखें निकलती हैं, आए दिन उनकी आवाजें उठती हैं, आए दिन उन पर कत्लो गारत होती है, अखबारों में छपता है। ये लोग अपनी आंखें फोड़े बैठे हैं, ये लोग अपने कान बंद किए बैठे हैं, ये लोग अंधे गूंगे बहरे हो गए हैं, इनकी आत्मा मर गई है। और फिर ये बहस करने आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान से मुसलमानों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा, बांग्लादेश से मुसलमानों को आने क्यों नहीं दिया जा रहा। वहां पर मुसलमान प्रताड़ित हैं क्या? अभी 3 साल पहले जब ढाका के क्लब में लोगों को इस बिना पे मार दिया गया, उनकी गर्दनें काट डाली गई क्योंकि वो कुरान से एक आयत नहीं बोल सके। यह था लिटमस टेस्ट उनके जीने और मरने के बीच में। जी, मैं सीधा भवानी के पास आ सकता हूं, जयपुर में। भवानी, बहुत सीधा सवाल मेरा यही है कि निश्चित तौर पर इस बिल का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, खुला विरोध कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जयपुर में क्या